नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, एक बड़े आतंकी हमले से पूरा देश इस समय स्तब्ध है, दुखी है, परेशान है। कौन किसको दिलासा दे, कौन किसे समझाए कि डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, आगे सब ठीक होगा। क्या कोई यह कह सकता है कि देश मजबूत हाथों में है? क्या कोई 56 इंची सीने वाला इंसान देशवासियों को दिलासा दे सकता है कि मैं देश नहीं बंटने दूंगा, किसी को हिंसा का शिकार नहीं बनने दूंगा? अभी जो बातें सुनाई पड़ रही हैं वो न जाने कितनी बार पहले भी सुनी जा चुकी हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है, आतंकियों को हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, इस कायराना हमले का जवाब दिया जाएगा। आप जानते हैं कि देश पर होने वाले हर एक हमले के बाद ऐसी ही बातें सरकार की तरफ से की जाती हैं, अब भी हो रही हैं। नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा रद्द कर लौट आए और सोशल मीडिया के वीडियो में दिखाया गया कि प्लेन से उतरकर अपनी कार में बैठने की जगह सीधे नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा अधिकारियों से खड़े खड़े चर्चा की। वाह साहब वाह, आपके इस जज्बे के लिए ढेरों तालियां। लेकिन जब कल हमला हुआ था तभी आप फौरन दौरा रद्द कर क्यों नहीं लौट कर आए? आखिर किस बात का इंतजार हो रहा था? गृह मंत्री अमित शाह भी कश्मीर में पीड़ितों और स्थानीय लोगों से बात करके सुरक्षा हालात की समीक्षा करके लौट आए हैं। लेकिन जब 7 और 8 अप्रैल को भी उन्होंने सुरक्षा हालात की समीक्षा की थी, तब क्या उन्होंने कोई चूक नहीं देखी या उन्हें कोई चूक नजर नहीं आई थी? इसी महीने की 7 और 8 तारीख को, जिसमें अजीत डोभाल भी थे, कश्मीर की बात थी। खैर, कोई गड़बड़ी दिखी भी हो तो उसे सरकार सार्वजनिक यानी पब्लिक नहीं करती है, लेकिन कम से कम सुरक्षा एजेंसियों को इतना अलर्ट तो होना ही चाहिए था कि कश्मीर में दिन दहाड़े हुए आतंकी हमले को रोक पाती सरकार। वैसे सरकार इस बात को भी नहीं रोक पाई कि इस भयानक हमले को हिंदू मुसलमान की लड़ाई बताने से रोक सके, बल्कि सोशल मीडिया पर नफरती बयानों और टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। हालांकि इसी सोशल मीडिया पर अब कई वीडियो सामने आ गए हैं जिसमें दिखाया गया है या दिखाया जा रहा है कि कैसे कश्मीर के लोग धर्म से ऊपर उठकर इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और खासकर पर्यटकों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। मृतकों में शामिल सैयद हुसैन शाह इसीलिए मारा गया क्योंकि उसने आतंकियों से भिड़ने का साहस किया। एक वीडियो में टीवी पत्रकार पीड़ितों और चश्मदीदों से पूछ रहा है कि क्या आतंकियों ने नाम पूछकर मारा, और तमाम लोगों ने उसी वीडियो में नामे उत्तर दिया। फिर कौन लोग हैं जो ये बताने में और इस बात को फैलाने में लगे हुए हैं कि आतंकियों ने नाम पूछकर, धर्म पूछकर मारा? महाराष्ट्र से आई एक महिला बता रही हैं कि इस हमले को नेशनल मीडिया हिंदू और मुसलमान नैरेटिव में बदल रहा है, जबकि यहां कश्मीर में सारे लोग हमारी मदद कर रहे हैं। कहा जाता है कि सच कहीं ना कहीं से सामने आ ही जाता है दोस्तों, उसे छिपाया नहीं जा सकता। और इस समय हिंदुस्तान के दोनों सच हमारे सामने हैं। एक सच भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक मीडिया का है, जहां आतंकी हमले में सियासी फायदा तलाशने की कोशिश है, और दूसरा सच आम जनता का है जो साबित कर रही है कि उसके लिए धर्म से पहले इंसानियत है। इस समय देश की तमाम नामचीन हस्तियां हमले की निंदा कर रही हैं, जो जायज है, लेकिन इसमें जरूरी सवाल नहीं दबने चाहिए। सवाल क्या क्या हैं जरा आपको बताना चाहता हूं। जैसे, क्या इंटेलिजेंस फेल्योर के बावजूद अजीत डोभाल और अमित शाह पद पर बने रहेंगे? एक बड़ा सवाल है कि क्या इंटेलिजेंस फेल्योर के बावजूद अजीत डोभाल और अमित शाह? सवाल नंबर 1 है। दूसरा, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे बीजेपी नेता ने ही अमित शाह से इस्तीफा मांगा है। क्या गृह मंत्री इस्तीफा देंगे? क्या अमित शाह इस्तीफा देंगे? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, क्या 2024 सितंबर में मोदी ने जो दावा किया था कि कश्मीर को स्वर्ग बनाएंगे और आतंक से मुक्त करेंगे, यह दावा भी बाकियों की तरह खोखला निकल गया? क्या कश्मीर को स्वर्ग बनाएंगे, आतंक मुक्त बनाएंगे नरेंद्र मोदी? सवाल नंबर 4, क्या इस हमले के बाद मोदी इस बात पर विचार करेंगे कि अग्निवीर से लेकर 370 के उनके फैसले सही थे या गलत? और सवाल नंबर 5, क्या पुलवामा 2 बताकर पहलगांव की घटना की गंभीरता को कम किया जा रहा है? ऐसे कई सवाल हैं दोस्तों जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं देखना जरूरी है। राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर थे,
वो भी लौट रहे हैं। उन्होंने अमेरिका की यात्रा से ही गृह मंत्री से बात की, देश के गृह मंत्री अमित शाह से। उसके बाद उन्होंने सार्वजनिक अपनी बातचीत को सार्वजनिक किया, ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात लिखकर। उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा स्क्रीन पर ले आते हैं और दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर पीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा से पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बारे में बात की। इस हमले की पूरी जानकारी ली। पीड़ितों के परिवारों को न्याय मिलना चाहिए और हम उन्हें पूरा समर्थन देंगे, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी देखिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, पहलगाम में कल हुए दुखद आतंकी हमले के बाद हमारे मेहमानों का घाटी से जाना दिल तोड़ने वाला है। मेहमान यानी पर्यटक। लेकिन साथ ही हम ये भी पूरी तरह समझते हैं कि लोग क्यों घाटी छोड़ना चाहते हैं। हालांकि डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय अतिरिक्त उड़ानों की व्यवस्था करने में जुट गए हैं, ये कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला ने अपनी बात रखी, लेकिन उधर महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी बात रखी। आइए महबूबा मुफ्ती की बात को, उनकी बाइट को सुन लेते हैं, क्या कह रही हैं इसी मसले पे। पीडीपी की चीफ हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने नरेंद्र मोदी की पार्टी, वही कहता हूं आजकल मैं, यानी बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन कर सरकार बनाई थी, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन और 6 साल बाद वहां चुनाव की नौबत आई थी और उसके बाद उमर अब्दुल्ला चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने हैं। महबूबा मुफ्ती इस घटना के बाद क्या कह रही हैं, सुनिए। टूरिस्ट वहां से अपने बीवी बच्चे लेके अपनी बचत करके यहाँ आता है कि मैं कश्मीर जाके जन्नत को देखूंगा, तो उसके साथ एक निहत्ते टूरिस्ट के साथ जिसके हाथ में तो कोई हथियार नहीं है, वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता, इस तरह आप उस पर हमला करते हैं, उसकी जान ले लेते हैं। तो मैं कहती हूँ इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और मैंने पहले भी बोला, फिर से बोलती हूँ कि हम पूरे मुल्क के लोगों से, हम कश्मीरी लोग जो हैं शर्मसार है, शर्मिंदा है कि आप वहां से आए और यहाँ से आप मौत के में चले गए। तो ये इससे बुरा क्या हो सकता है। ब्लेम इसकी कहाँ कर सकते हैं, किसको करेंगे? कल से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, फोर्सेस की तरफ से सारा पाकिस्तान को दोष दिया। अगर यहाँ से क्लेम की जा रही सब नॉर्मल था, पिछले 4-5 साल में गवर्नमेंट ने मेहनत की है, या नॉर्मल सलाले में लास्ट लेग पर मिलिटेंसी है, तो ये अचानक इस तरह का इंसिडेंट क्या इंडिकेट करता है? देखिए, ये तो हम सब पे हमला हो गया। ये कोई खाली 20, 25 से 28 लोगों पे हमला टूरिस्ट में, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों पे हमला हुआ है। और इसमें मैं कोई इस वक्त सियासी बयानबाजी नहीं करना चाहती, क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त लोग जो हैं वो बहुत तकलीफ में हैं, उनके दिल रो रहे हैं और हमारे दिल भी उनके साथ रो रहे हैं। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि होम मिनिस्टर साहब को चाहिए जल्द से जल्द पता लगाएं, जो भी इसके पीछे दहशतगर्द होंगे उनको पकड़ के कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए, और ताकि आने वाले जो वक्त में इस चीज को याद किया। तो ये थी पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती। लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा देखते हैं विदेश में क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया रही। कल से लगातार विदेशों में मीडिया के अलावा, विदेशी मीडिया के अलावा तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, नए नवेले दूसरी बार आप जानते हैं, लिख रहे हैं कि कश्मीर से अत्यंत दुखद खबर आ रही है। आतंक की इस लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। हम मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों को हमारा पूर्ण समर्थन है और गहरी सहानुभूति है, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के अलावा इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बर्बर आतंकी हमले से मैं गहरे तौर पर दुखी हूं, जिसमें दर्जनों निर्दोष लोग मारे गए और घायल हुए हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थना पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजराइल भारत के साथ खड़ा है। इसके बाद फिर प्रतिक्रिया देखिए। उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये हैं अध्यक्ष यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष हैं। ये कह रही हैं पहलगाम में घृणित आतंकवादी हमले ने कई निर्दोष जानें ले लीं। नरेंद्र मोदी और शोक मना रहे हर भारतीयों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मुझे पता है कि भारत की इच्छा शक्ति अटूट है। आप इस मुश्किल घड़ी में मजबूती के
से खड़े रहेंगे और यूरोप आपके साथ खड़ा है। इनके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर क्या कह रहे हैं, सुनिए। कश्मीर में हुआ भयानक आतंकवादी हमला बेहद भयावह है। मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके प्रियजनों और भारत के लोगों के साथ हैं। ये तमाम अलग अलग प्रतिक्रियाएं पूरे देश भर के, पूरी दुनिया भर के वरिष्ठ नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस बीच आप ये जो विजुअल देख रहे हैं, ये हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, जो जायजा ले रहे हैं उन जगहों का जहां पर यह आतंकी घटना हुई है। लेकिन यह आतंकी घटना हुई क्यों, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि क्या इसके पीछे मकसद राजनीतिक है या मकसद लोगों को डराना है? क्या इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है? यह सब कुछ इंटेलिजेंस बताएगा। लेकिन तीसरी सबसे बड़ी बात कि लगातार कल से लेकर आज तक एक के बाद एक आज दूसरा ट्वीट आया है सुब्रमण्यम स्वामी का। सुब्रमण्यम स्वामी आप जानते हैं, नाम सुना होगा, पूर्व सांसद हैं और बीजेपी के नेता हैं और बहुत कड़ी टिप्पणियां करते हैं अपने ही दल के प्रमुख नेता पे यानी नरेंद्र मोदी पे। उन्होंने आज साफ साफ कल कहा था, कल न्यूज पॉइंट में ही हमने बताया था, उसी समय उनका ट्वीट आया था। कल उन्होंने कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें, उनसे इस्तीफा मांगा जाए या उन्हें बर्खास्त किया जाए, सैक किया जाए। आज बोल रहे हैं कि इन दोनों को, जैसे पिछले बीजेपी के प्रचारक, आरएसएस के प्रचारक मार्गदर्शक दीर्घा में भेज दिए गए, वैसे इन दोनों को भेज देना चाहिए क्योंकि ये अब देश नहीं संभाल सकते। साफ साफ कहा है यहां आज अपने एक दूसरे ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने। तो अपने ही इस्तीफा मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी के साथी अमित शाह से। लेकिन दूसरी तरफ क्या भाजपा की सरकार जो है उसकी पोल खुल रही है इस देश में? इसकी चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी हैं। हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलिंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी, और गहरी संवेदना उन परिवारजनों को, परिजनों को जिनके लोग हताहत हुए, मारे गए। इस आतंकी हमले में जितनी भर्त्सना की जाए कम, लेकिन हमारी पूरी संवेदना और इस दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं, बस इतना ही कह सकता हूं। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि कम से कम देश को चलाने वाले जो लोग हैं वो आपके साथ रहें, वो राजनीति ना करें। आना चाहता हूं जल्दी से, पहले डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास, फिर शकील अख्तर जी को आज स्पेशली बैठाया हूं दोस्तों, इसलिए क्योंकि शकील जी का एक लंबा अनुभव कश्मीर में काम करने का है और शकील अख्तर जी हमारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने उस दौर में, जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था, उस दौर में वहां उसी श्रीनगर में जब चारों तरफ कर्फ्यू का आलम होता था, तब शकील जी अकेले निकला करते थे और रिपोर्टिंग किया करते थे। इसलिए शकील जी इस आज की तारीख में जो घटना घटी है उसको बहुत नजदीक से फील कर पा रहे होंगे, महसूस कर पा रहे होंगे, इसलिए शकील जी हमारे साथ आज हैं और बहुत शुक्रिया शकील जी आपका। डॉक्टर राकेश पाठक जी, लेकिन पहली प्रतिक्रिया आपसे, क्या ये राजनीति है? सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही हैं, कितना दुखदाई है, क्या कहेंगे इस पे? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके स्वर में स्वर मिलाता हूं। हम लोग सब, पूरा देश उन सब हताहतों और उनके परिवारों के साथ हैं, कश्मीर के साथ हैं, कश्मीरियत के साथ हैं। इसका जैसा भी माकूल जवाब दिया जाना चाहिए, उस कार्रवाई में भी पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन इसके पीछे राजनीति है या नहीं ये हम नहीं जानते, पर अब घटना के बाद जिस तरह के नफरती अभियान चल रहे हैं वे जरूर चिंताजनक है, वे रेखांकित करने लायक भी है। ये भी रेखांकित करने की जरूरत है राजीव जी कि आज की तारीख में इस देश का मीडिया, मुख्यधारा का मीडिया खास तौर से, अपना फर्ज भूल चुका है। कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। अगर समानांतर मीडिया ना हो, टीवी लाइव ना हो और बहुत सारे स्वतंत्र पत्रकार न हो, तो ये सवाल हमेशा ही अनदेखा रह जाएगा कि जहां 2000 लोग इकट्ठे थे वहां एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी क्यों नहीं था, कोई सुरक्षा बल का इंतजाम वहां नहीं था।
जहां सबको मालूम है कि आतंकवादी गतिविधियां खत्म नहीं हुई हैं, भले ही सरकार संसद से लेकर आम सभाओं तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दावे करते रहे, लेकिन आंकड़े तो ये बताते हैं कि बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं पिछले 10-11 सालों में लगातार हो रही हैं, होती रही। हमने 2 दिन धैर्य रखा, कल से अब तक कोई सवाल नहीं पूछा। संयोग से अभी मैंने फेसबुक पर लिखा है, ट्विटर पर भी लिखा है, जब मुंबई पर हमला हुआ था तब मैं नई दुनिया में संपादक था। पूरी रात हम लोगों ने कवरेज किया, आपने भी किया होगा, प्रशांत जी, शकील जी, अमलेंदु जी, हम सब उस दौर के ही साथी हैं। क्या तब हम में से किसी ने सरकार से सवाल पूछा हो तो हमारे ऊपर किसी ने तोहमत लगाई होगी? क्या सरकार की नाकामी, सरकार के फेलियर, इंटेलिजेंस एजेंसियों के फेलियर पर, सुरक्षा बलों की नाकामी पर सवाल करना अब देशद्रोह हो गया है? हमने तब सवाल पूछा था और इस देश ने हमारे सवालों में अपनी आवाज मिलाई थी कि बिल्कुल सही सवाल पूछे गए। और उसका नतीजा डॉक्टर साहब क्या हुआ? देश के केंद्रीय गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का इस्तीफा हुआ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ, उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ। वो दौर था जब एक बार कपड़े बदलने पर गृह मंत्री का इस्तीफा हो जाता था। आज कल से लेकर आज तक कोई सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा। पत्रकारिता के किसी पवित्र शास्त्र में यह नहीं लिखा कि जब ऐसी घटना हो तो सरकार से सवाल नहीं पूछा जा सकता जी। हम देश के साथ हैं, सरकार के भी साथ हैं कि सरकार कार्रवाई करे, लेकिन जो चूक हुई है उस पर सवाल क्यों नहीं किया जाएगा? एक और बात राजीव जी, इस वक्त जो सेक्युलर लोग हैं, जो लोकतांत्रिक लोग हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, मानो वे इसके गुनहगार हैं। हम जैसे लोग, आप सब जैसे लोग तो हर मौके पर इंसानियत के साथ खड़े जी। सेक्युलरिज्म को ये गाली बता रहे हैं। क्या भारत सरकार एलानिया कह सकती है कि वो सेक्युलर नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी ऐसा कह सकते हैं? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस घटनाक्रम में सबसे अंतिम बात अभी मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि जिन सूचनाओं की पुष्टि नहीं हुई, किसी ने उनकी तायीद नहीं की, न तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, न जम्मू कश्मीर की सरकार ने, न वहां के डीजीपी ने, न उस जिले के एसपी कलेक्टर ने, किसी ने इन बातों की पुष्टि नहीं की कि धर्म पूछकर हत्याएं की गई हैं, कपड़े उतारकर शिनाख्त की गई है, कलमा पढ़वाया गया है। अपुष्ट सूचनाओं पर मुख्यधारा का मीडिया और सोशल मीडिया के एक तबके ने देश भर में हिंदू मुस्लिम नफरत का तूफान खड़ा कर दिया। राजीव जी, इस देश में जातीय सेनाओं ने बिहार, झारखंड और तमाम अन्य जगहों पर बड़े बड़े नरसंहार किए, जातियां पूछकर हत्याएं हुई हैं बड़ी संख्या में। तब इतना क्रोध क्यों नहीं आया इस देश को? जैसे वे गलत थी वैसे आज की घटना भी गलत है, लेकिन इसको सिर्फ हिंदू मुस्लिम चश्मे से देखने के बजाय इंसानियत के नजरिए से, हिंदुस्तानियत के नजरिए से देखने की जरूरत है। जो लोग भी मारे गए हैं वे हिंदुस्तानी हैं, वे बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं। इसलिए जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, दुष्कृत्य किया है, जो नृशंसता की है, जो दरिंदगी की है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसकी आड़ में एक खास धर्म के खिलाफ अभियान छेड़ दिया जाए, हिंदू मुस्लिम नफरत की आग सुलगाई जाने लगे, तब फिर मैं आपके उस सवाल पर आता हूं, फिर इसके पीछे कोई राजनीति भी है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल राजनीति है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप यहाँ कह रहे हैं। इस बीच कुलगाम में एनकाउंटर चल रहा है और उसकी खबर भी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। तो लगातार कुछ न कुछ कल से लेकर जो आतंकी घटनाएं हैं, या कहें तो अलर्ट पर जो भारत की फोर्स है, इंडियन आर्मी है, उसकी बात भी यहाँ हम देख रहे हैं और ज़रूरी है कि आप अलर्ट मोड में रहिए। लेकिन शकील जी, ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि आखिर क्या है यहाँ, जो जिस तरफ इशारा कर रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक जी, कि इस देश में किसी भी इतनी बड़ी घटना को भी अगर आप धर्म के नाम पर, धर्म से जोड़ने की कोशिश करेंगे, अगर सामने वाले ने ऐसा किया भी, हमारा फर्ज क्या बनता है?
जो लोग धर्म का नाम लेते हैं तो हमारा धर्म क्या बनता है, चलिए उसी धर्म का इस्तेमाल, हम उसी शब्द का इस्तेमाल करता हूं उन्हीं लोगों से उधार लेकर, क्या कहता है कि हम नफरत फैलाएं। शकील जी, आपका एक लंबा अनुभव रहा है वहां का। राजीव जी, बहुत दुखद, इसकी जितनी निंदा की जाए, मजम्मत की जाए, वो कम है। ये टूरिस्टों के ऊपर 36 साल के आतंकवाद के दौर में सबसे बड़ा हमला है। कश्मीर के अंदर 89 से 1989 से आतंकवाद शुरू हुआ था, लेकिन कभी भी तीर्थयात्रियों पे, जो वैष्णो देवी जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, शंकराचार्य जाते हैं, और टूरिस्टों पे कभी हमला नहीं हुआ। और कभी ऐसी कोशिश हुई, किसी ने धमकी दी, तो कश्मीर के लोग हमेशा साथ खड़े हुए। हमें अच्छी तरह याद है अमरनाथ यात्रा पे हिजबुल मुजाहिदीन, जो बिल्कुल जैसे ये पाक समर्थित आतंकवादी संगठन कहलाता है, पाकिस्तान से ही संचालित होता है, उसने एक बार धमकी दी थी, तो सारे अलगाववादी दल, कश्मीर के लोकल मिलिटेंट सब खड़े हो गए थे कि खबरदार ऐसी कोशिश नहीं करना जी। ये जो घटना है, इसके बाद जो सरकार को करना चाहिए था, सत्तारूढ़ पार्टी को करना चाहिए था, आश्चर्य है कि उसके बदले खुद बीजेपी उसके ऑफिशियल हैंडल से एक सबसे दर्दनाक तस्वीर, जहां एक पत्नी बैठी हुई है और पति की डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसका कार्टून बना देती है और वहां सवाल करती है कि धर्म पूछ के मारा, जाति नहीं। ये वक्त इन सब बातों का जवाब देने का नहीं है, लेकिन उन्होंने पूछा। जाति पूछने की जरूरत नहीं होती है, जाति तो मालूम है। जाति के नाम पे हमारे यहाँ जितने अत्याचार हुए, जितने जुल्म हुए, तो बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत दुखद है। आज इनको जाति क्यों याद आ रही है? निशिकांत दुबे, उन्होंने जो पहला ट्वीट किया कल ही, उसमें कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं, कोई निंदा नहीं, सीधे कह रहे हैं कि मुसलमान। मतलब कल ही निशिकांत दुबे ने इसको हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया था जी। ये सब करके ये देश के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर बहुत खराब स्थितियां रहीं, लेकिन वहां स्थिति को सुधारा भी गया। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, वहां उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल यूएन पहुंचाया था। 1994 की बात है। फारूक अब्दुल्ला को से पहुंचाया था। न फारूक अब्दुल्ला उनकी पार्टी के थे, न अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्यों? क्योंकि वहां एक संदेश जाए कि पूरा देश साथ खड़ा हुआ है। आज अभी तक कोई आल पार्टी मीटिंग की बात नहीं है। ऐसे में आल पार्टी मीटिंग सबसे जरूरी होती है। राहुल ने बहुत अच्छा किया, वहां से उन्होंने होम मिनिस्टर से बात की। कल कांग्रेस अपनी CWC कर रही है, जिसमें इन सारी स्थितियों के ऊपर विचार करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने होम मिनिस्टर से बात की, उमर अब्दुल्ला से बात की, लेकिन अभी तक जो आल पार्टी मीटिंग बुलाना थी, जिसपे बात होती थी, हमेशा होती रही है, उसकी कोई सरकार ने पहल नहीं की है। आप देखिए कि वहां पे जो आपने पॉइंट बताए, बहुत ही वाजिब पॉइंट बताए हैं जी। मेन पावर जो है आर्मी और सुरक्षा बलों की एक बहुत बड़े एसेट हुआ करता था। एक मुहावरा हुआ करता था जो आर्मी और सारे सिक्योरिटी फोर्सेस कहते थे कि मैन पावर की कमी नहीं है। आज वहां मैन पावर की कमी हो गई है, नई भर्तियां नहीं हो रही हैं, और अग्निवीर के नाम से जो एक नया प्रयोग किया है, वो सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, भारत की जो आर्मी है वो सब कुछ कर सकती है, और उसने और बाकी सुरक्षा बलों ने वहां राजनीतिक दलों के सहयोग से और लोकल जनता के सहयोग से कश्मीर में नॉर्मल स्थिति को वापस लाया है। 89 में, 90 में क्या स्थिति थी, हम वहां 90 में गए थे, 1990 में। इतनी खराब स्थिति थी कि वहां जो घड़ियां हैं, रिस्ट वॉच, वो पाकिस्तान के टाइम से मिला ली गई थी। हमसे पूछा हमारी रिस्ट वॉच देख के कि कौन सा टाइम है, हमने कहा इंडियन।
ये सवाल पूछ रहे हैं वहां पे लोग हमसे, इतना खराब माहौल था। पूछा पासपोर्ट आपके पास कौन सा है? हमने कहा इंडियन। कह लीजिए वापस जाएंगे तो ये पासपोर्ट नहीं चलेगा। हमने कहा यही चलेगा। खैर बहुत सारी अलग अलग बातें हैं जो हमारे कश्मीर के दोस्त थे और बाकी दोस्त थे, उन सबको याद होगा कि वो दौर कैसा था। लेकिन उस दौर में सरकारों ने कभी ना तो हिंदू मुसलमान किया, ना कभी राजनीति की। उनके लिए कश्मीर का मतलब था भारत की एकता और अखंडता। लेकिन यहाँ चाहे मणिपुर हो चाहे कश्मीर हो, राजनीति को सबसे ऊपर रखा जा रहा है। देखिए 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने जी, और किसको बुलाया इन्होंने? नवाज शरीफ साहब को। उनसे पहले कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री रहे, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव। कभी न तो पाकिस्तान वाले को बुलाया न कभी खुद पाकिस्तान गए। 2014 में नवाज शरीफ को, ये अजीब दोस्ती थी। और 2015 में खुद लाहौर पहुंच गए बिना बुलाए, शादी में, नवाज शरीफ की पोती की शादी में। और उसके बाद क्या हुआ? 2016 में पठानकोट पे आर्मी कैंप पे, वायुसेना के एयरबेस पे हमला हुआ बहुत बड़ा। और उसकी जांच के लिए वहां से संयुक्त जांच दल बुला लिया जो पाकिस्तान का था, जिसमें आईएसआई शामिल थी। इनकी पूरी राजनीति में, इनकी पूरी डिप्लोमेसी में, सुरक्षा मॉडल में कहीं पे भी कोई निरंतरता नहीं है। आज समस्या यह है कि कोई अफसर इस बात को उठा नहीं सकता। नहीं तो भारत के जो हमारे सैन्य अधिकारी हैं, सुरक्षा बल अधिकारी है, डिप्लोमेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके पास सारी जानकारियां हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मजबूरी सबसे बड़ी यह है कि सबके मुंह बंद हैं। ये एक ऐसी बात है जो सबसे ज्यादा हमारे लिए दुखद और खतरनाक है कि आप सलाहें किससे ले रहे हैं, आप किसकी बात मान रहे हैं। 2019 में पुलवामा हो गया, आज तक किसी को नहीं मालूम कि 40 जवान जो हमारे शहीद हुए थे उसके पीछे कौन था। और मोदी जी ने नाम लिया, पुलवामा के नाम पे वोट लिया और 2019 का चुनाव जीत लिया। ये सारी जो राजनीति है कश्मीर के नाम पे, ये इससे पहले कभी नहीं हुई थी। देखिए इस दौर में कितने प्रधानमंत्री रहे, हर दल के प्रधानमंत्री रहे, और जिस दल के नहीं रहे उस दल का समर्थन रहा, सबके। लेकिन कभी किसी ने, जिसमें वाजपेयी जी भी शामिल हैं, कश्मीर को लेकर राजनीति नहीं की। हमेशा पाकिस्तान को संदेश दिया, कड़ा संदेश दिया कि भारत एक है, भारत की जनता एक है, सारे दल एक हैं। और इसलिए अंतरराष्ट्रीय जगत में एक मैसेज जाता था। आज ये जो बिखरा बिखरा मैसेज जा रहा है, इसको पता नहीं मोदी जी समझ पा रहे हैं कि नहीं। हमें लगता नहीं है कि अब समझने वाली स्थिति कोई है कि इसका क्या असर होता है। पाकिस्तान को कड़ा मैसेज देने की जरूरत है, बहुत कड़ा मैसेज देने की जरूरत है। कश्मीर में जो कुछ हुआ है वो सीधा हमारे देश के ऊपर चोट है। जैसा महबूबा मुफ्ती ने बड़ा अच्छा बोला कि निरीह थे, उनके पास कोई हथियार नहीं थे, वो अपने को बचा नहीं सकते थे, और हम शर्मिंदा हैं। उनका डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन एक नेता कह रही है कि हम शर्मिंदा हैं। कभी बीजेपी के किसी ने से देश में इतनी घटनाएं हुई, इतने लोग मारे गए, कभी सुना कि हम शर्मिंदा हैं, बल्कि उसको जस्टिफाई करते हैं। देखिए कहीं पे भी हिंदू मुसलमान करना आज बीजेपी के लिए बहुत आसान है। आज जगह जगह जुलूस निकल रहे हैं और उनमें जिस तरह के भड़काऊ नारे लग रहे हैं, उससे कश्मीर को कोई फायदा होने वाला नहीं है। कश्मीर में जो हुआ कल, लोगों ने घायलों की मदद करी, उन्हें अस्पताल पहुंचाया, खून देने के लिए लोग लाइनों में लगे, मस्जिदों से जगह जगह अपीलें हुई। वो अपील हमने सुनी है, बहुत ही कड़े शब्दों में अपीलें हुई वो जी। उसमें उन्होंने कहा कि इस आतंकवाद को दहशतगर्दी कहते हैं, उर्दू में, दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसकी हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं, मजम्मत यानी भर्त्सना करते हैं हम इसको, ये बेगुनाहों के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है। ये सब कुछ कहा वहां पे उन्होंने। आप उसको नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे आप सब कुछ हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे जो है स्थिति सुधरेगी नहीं। मोदी जी ने जो बातें 11 साल में नोटबंदी लाए थे, क्या कहा था? आतंकवाद खत्म हो जाएगा। नोटबंदी से आतंकवाद का क्या ताल्लुक? लेकिन बातें हैं। 370 खत्म किया, कश्मीर का विभाजन कर दिया, जो उसका पूर्ण राज्य का दर्जा था वो खत्म कर दिया, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आतंकवाद ऐसे खत्म नहीं होता है। आतंकवाद खत्म होता है विल पावर से, जो इससे पहले के हर प्रधानमंत्री में थी, जिन्हें आप कमजोर कहते हैं। गुजराल में थी, देवगौड़ा में थी, सब में थी। क्यों? क्योंकि वो जो है वहां पे जो तैनात अफसर थे
उनकी बात सुनते थे, समझते थे, मानते थे। डिप्लोमेट्स की बात सुनते, समझते और मानते थे। उनका अपना कोई एजेंडा नहीं था। इन्होंने तो कश्मीर का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया है। हमने सारा दौर देखा है। 1990 से लेकर 96 का पहला विधानसभा चुनाव जिसमें फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने थे, वो सबसे महत्वपूर्ण दौर था और उसमें कांग्रेस ने कभी राजनीति नहीं की। नरसिम्हा राव ने कहा, मनमोहन सिंह ने कहा कि कोई हारे या जीते, देश को जीतना चाहिए, कश्मीरी जनता को जीतना चाहिए। बिल्कुल। आज की जो स्थिति है बहुत गंभीर है, बहुत खतरनाक है और ये सब कुछ मोदी जी पे निर्भर करता है कि वो इसको किस तरह से हैंडल करते हैं। वो इस आग को भड़काते हैं या इस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। कल को जब इतिहास लिखा जाएगा, न तो उसमें अमित शाह का जाएगा, न उसमें अमित मालवीय का जिक्र किया जाएगा, न निशिकांत दुबे होंगे, प्रधानमंत्रियों का जिक्र होगा और सिर्फ मोदी जी से पूछा जाएगा कि मोदी जी आपने क्या किया, कश्मीर की स्थिति को सुधारने के लिए आपने सिर्फ बातें की या वास्तव में आपने कोई ठोस कदम उठाए। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि उस समय मंत्रिमंडल में और कौन था ये नहीं पूछा जाएगा, देश का प्रधानमंत्री कौन था ये पूछा जाएगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद किए जाएंगे अपने इन कर्मों के लिए। लेकिन इस बीच कल से जब ये घटना घटी है, दिन में 1:30 बजे की घटना है, उसके बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। टनमर्ग के कुलगाम में अभी सर्च ऑपरेशन में आमना सामना हुआ है। हमारे रिपोर्टर, हमारे साथी उबैद वहां से उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है जरा वो आपको सुनाना चाहता हूं, फिर सीधे आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी। बीच बीच में हम लोग हमारे संवाददाताओं की जो रिपोर्ट है वो तो हम कश्मीर की आपको दिखा ही रहे हैं। हमारा पूरा नेटवर्क कश्मीर में आप जानते हैं, DB लाइव जम्मू कश्मीर भी अलग से है, लेकिन उसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके सियासी मायने जो तलाशे जा रहे हैं उससे किसको कितना फायदा है। इस सवाल पे आएंगे हम सीधे प्रशांत जी के पास, लेकिन उससे पहले उबैद की ये रिपोर्ट देखिए। DB लाइव में आपका स्वागत है। कोलगाम के टंगमर्ग में इस टाइम मिलिटेंट्स और सुरक्षा बलों के दरमियान इस टाइम तसादुमारी शुरू हुई है और आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहले पहलगाम का इलाका सुर्खियों में, उसके बाद आज अलग सुबह उरी के इलाके में तसादुमारी शुरू हुआ जिसके नतीजे में 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। अब कोलगाम के टंगमर्ग इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के दरमियान जो है वो तसादुमारी जारी है। आपको बताने की कोशिश करेंगे, सुरक्षा बलों को एक मुसद्दे का इत्तला मिला कि कोलगाम के टंगमर्ग इलाके में कुछ मिलिटेंट्स है। उसके फौरन बाद सुरक्षा बलों ने उस पूरे इलाके को मुहसरे में लिया और वहां पे जो छुपे हुए मिलिटेंट्स थे उनने तलाशी टीम पर गोलियां चलाई और वक्फे से अभी भी जो है इलाके में गोलियों का तबादला लगातार जारी है। इस ऑपरेशन में CRPF फौज और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है कोलगाम के इलाके में और इस टाइम लगातार कोलगाम में जो है फायरिंग का सिलसिला दोनों तरफ से जारी है। इस टाइम की सबसे बड़ी खबर से आपको आगाही देने की कोशिश करेंगे। कोलगाम के टंगमर्ग से इस टाइम खबर निकलकर सामने आ रही है, सुरक्षा बलों और मिलिटेंट्स के दरमियान इस टाइम तसादुमारी शुरू हुआ है और इसमें तो ये कुलगाम जो टनमर्ग के पास वहाँ की रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर उबैद की रिपोर्ट है जो उन्होंने भेजी है। लेकिन ये पूरे सर्च ऑपरेशन हर तरफ जारी है और अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन प्रशांत जी, सवाल ये नहीं, सवाल पहले 7 और 8 तारीख को यानी अप्रैल के महीने में अजीत डोभाल गृह मंत्री की जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में मीटिंग, उसके बाद प्रधानमंत्री को जाना था 19 तारीख को, जहाँ तक मुझे ध्यान है वो नहीं जाते हैं, प्रधानमंत्री की यात्रा कैंसिल हो जाती है, वो फिर सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ से यात्रा को आधे में छोड़ के वापस आते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात कि इसके बाद जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये आतंकी घटना आखिर इसको अंजाम तक क्यों पहुंचाया गया, किसने पहुंचाया, किसने इसकी जिम्मेदारी ली, ये सबको पता है। लेकिन इसके बाद जो विजुअल्स, जो पिक्चर्स या जो बयानबाजियां चल रही हैं जिसमें सियासी रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है, उससे कितना नफा कितना नुकसान इस देश को, सियासी पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूं, इस देश को, आपका नजरिया? जी देखिए राजीव जी, जो भावनात्मक बातें चलती हैं और खासकर भड़काने वाली, ध्रुवीकरण वाली, इससे नुकसान होता है कि अगले आतंकवादी हमले के लिए हम तैयार नहीं हो पाते। धर्म की बातें हो रही, मैं सिर्फ एक ही धर्म की बात करूंगा जो पत्रकारिता का धर्म है। और पत्रकारिता का धर्म जो है वो सवाल पूछना है, पत्रकारिता का धर्म जवाबदेही तय करना है। ये पूरा इंटेलिजेंस फेलियर का मामला है। इतना बड़ा हमला जिसके बारे में अब खबरें सूत्रों के मुताबिक आ रही मीडिया में
कि उसकी रेकी भी हुई थी, पहले से आतंकवादी वहां पे चक्कर लगा के गए थे, तो आपको तब खबर नहीं आई। भारत में इंटेलिजेंस एजेंसीज की कोई कमी नहीं है, दर्जन भर हैं, टेक्नोलॉजी से लैस हैं, चाहे वो रॉ हो, चाहे वो आईबी हो, चाहे वो एनटीआरए हो, चाहे वो नेटग्रिड हो, चाहे वो ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमिटी हो। स्टेट की अपनी अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस अलग है, सबकी अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और उनका सबका फोकस कश्मीर है, क्योंकि कश्मीर डिस्टर्ब एरिया रहा है दशकों से। वहां के कोने कोने को माना जाता है कि इंटेलिजेंस का पेनिट्रेशन है जी। उसके बाद ये कैसे हो गया? कैसे 2000 लोग वहां पे, 2000 या उससे ज्यादा लोग थे और उस पर कोई सुरक्षा नहीं थी? इस पे महीनों पहले मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी कि आतंकवादी अपनी टैक्टिक्स बदल रहे, पाकिस्तानी आतंकवादी जो पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं वो अपनी टैक्टिक्स बदल रहे हैं, और टैक्टिक्स में वो लोकल सपोर्ट पर अब निर्भर नहीं है। उनको असलहे ड्रोन से आते हैं। वो कौन कौन से ऐप इस्तेमाल करते हैं रास्ता खोजने के लिए? गूगल ऐप नहीं इस्तेमाल करते, गूगल मैप, उनके पास कुछ और है। तो नाइट विजन है उनके पास, तमाम इक्विपमेंट है। और 150, मैं तो आपको दिसंबर की मीडिया में छपी रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूँ कि दिसंबर 2024 तक की रिपोर्ट में था कि लगभग 150 विदेशी आतंकवादी कश्मीर में है। जब मीडिया में ये आ रहा है, 6 महीने पहले की बात है ये, तो ये हमारी एजेंसीज को कैसे नहीं है? और ये कब हमला हुआ? उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत में है जी, और जब विदेशी कोई, खासकर अमेरिकन कोई उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति होता है, तो पूरे देश की सुरक्षा की एक जायजा लिया जाता है, कश्मीर का तो खासकर, क्योंकि इतिहास है। क्लिंटन भी आए थे तो हमला हुआ था, बिल्कुल, सिंह का याद होगा, हालांकि उसकी कहानी बाद में कुछ और निकली। लेकिन तो जेडी वेंस यहाँ पे अब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 19 तारीख को वहां जाना था रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने, तो 19 को जाना था, तो मौसम की खराबी की वजह से उनका प्रोग्राम टला। लेकिन अगर 19 को जाना था तो उसके एक हफ्ता पहले से कम कंप्लीट सिक्योरिटी ड्रिल किया गया होगा। कहाँ है वो इंटेलिजेंस गैदरिंग? यानी जब प्रधानमंत्री को जाने का प्रोग्राम था तब ये आतंकवादी वहां मौजूद थे, हमले की तैयारी कर रहे थे, घात लगाकर हमला किया गया है। आप याद कीजिए प्रशांत जी, हम और आप कई यात्राएं कर चुके हैं पिछले दिनों कश्मीर की, और लगातार हर 4 कदम पे सुरक्षा कर्मी हम लोगों को मिल जाते हैं। कोई मुस्कुराता है, कोई आंखें तरेरता है, कोई आई कार्ड मांगता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी और इसमें कोई तकलीफ भी नहीं है। आप मुस्कुराइए, आंखें तरेरिए, आई कार्ड मांगिए, हमारी पहचान पूछिए, कोई तकलीफ नहीं है, इसीलिए तो आप हैं वहाँ पे। लेकिन ये जो घटना घटी है, वहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ दहशतगर्दी, वहाँ पर पूरा का पूरा अपना दहशत फैला रहे थे, गोलियों की बौछार कर रहे थे। लेकिन हो क्या रहा था? आसपास में सुरक्षाकर्मी कहां थे? ये सवाल तो उठेगा। नहीं थे वहां पे, ये बताया जा रहा। मैं वहां मौजूद नहीं था, ना आप मौजूद थे। आप ही की बात को याद दिला दूं कि हम उस दिन भी वहां पे थे जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कंक्लूड हो रही थी, और हम लोगों को होटल से अपनी गाड़ी में हम नहीं पहुंच सकते थे, रास्ते ब्लॉक हो गए थे। हम पैदल गए, पैदल भी बहुत मुश्किलों से आई कार्ड दिखाते दिखाते गए थे। तलाशियां हुई थी, गाड़ियां रोकी गई हैं हमारी कई जगह। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर सुरक्षा की दृष्टि से सब करना है तो करना चाहिए। सवाल मेरा ये है कि ये तब क्यों नहीं हो रहा था जब पुलवामा हुआ? ये तब क्यों नहीं हो रहा था जब ये पहलगाम हो गया? ये सुरक्षा की ढील क्यों है?
बिल्कुल। भारत एकमात्र ऐसा देश है राजीव जी जहां पे इंटेलिजेंस एजेंसीज कानून के दायरे में नहीं आती हैं, पार्लियामेंट में सवाल नहीं खड़े होते। ट्रंप के ऊपर जब हमला हुआ, वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं हमारे दर्शक भी और आप लोग भी, वहां की पार्लियामेंट ने, सीनेट कमेटी ने सीक्रेट सर्विस की चीफ को बुला के उनका इस्तीफा ले लिया। हमारे यहाँ अजीत डोभाल क्या कर रहे हैं? कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी इक्विपमेंट, कौन सी कानूनी कमी है हमारे एजेंसीज के पास? कोई कमी नहीं है। आप राजनीति हिंदू मुसलमान की करना चाहें तो करें, लेकिन सवाल यह है कि सवाल हमको पूछने पड़ेंगे, कड़े सवाल पूछने पड़ेंगे कि जब आपको हजारों करोड़ रुपए का बजट है, आपका सफोसफिस्टिक है, टेक्नोलॉजी है, किसी का भी फोन आप टैप कर सकते हो, कोई सिग्नल आप पकड़ सकते हो, कुछ भी आपके पास, सारी टेक्नोलॉजी है आपके पास, सैटेलाइट का आपका सुविधा है, अंतर्राष्ट्रीय इनपुट आपको मिलते हैं, उसके बाद भी चूक कैसे हो गई? अजीत डोभाल का, और अजीत डोभाल, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि आपको इसके देश को इनसे सवाल पूछना चाहिए जी। मुझे नहीं मालूम है कि आज के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी, उनका शेड्यूल क्या होता है, वो ऑफिस भी कब जाते हैं कब नहीं जाते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन पिछले सारे प्रधानमंत्री सुबह 9 बजे उनकी इंटेलिजेंस ब्रीफिंग होती थी। शकील जी भी जानते होंगे, हम सब ने रिपोर्टिंग की, हम जानते हैं। सुनील जी भी दिल्ली में बहुत रहे हैं, सुनील जी को भी मालूम होगा कि 9 बजे सुबह और शाम को 6 बजे 2 बार इंटेलिजेंस ब्रीफिंग प्राइम मिनिस्टर की होती है। जेडी वेंस को आना था, क्या कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी की मीटिंग हुई रिव्यू करने के लिए? नहीं हुई, हमने तो नहीं पढ़ा अखबारों में, मीडिया में तो नहीं आया। तो ये गंभीर सवाल है जो देश को पूछने चाहिए कि क्यों ये ऐसा हो गया। देखिए 27 लोगों की अगर जानें गई हैं और उसमें दर्जनों लोग घायल हुए हैं, तो उनको इंसाफ तभी मिलेगा जब इसकी जांच ईमानदारी से हो, इसमें जो अफसर जिन्होंने ढिलाई की है उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनकी नौकरियां ली जाए, इस्तीफे हो, उनके मुकदमे कायम हो लापरवाही के। एक डॉक्टर से गलत कोई फैसला हो जाता है तो उसके ऊपर उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। हम लोगों से कोई गलत रिपोर्टिंग हो जाए तो तुरंत लीगल नोटिस आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये क्या कानून से ऊपर है ये लोग? क्या 27 लोगों की जान से भी ऊपर है ये सवाल देश के सामने है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये सवाल, यह गंभीर सवाल देश के सामने है कि आखिर ये इस घटना को अंजाम तक पहुंचाने वाले जो आतंकी हैं उनको इतनी छूट कैसे मिल गई। कश्मीर जैसे बहुत ही सेंसिटिव इलाके में जहां चप्पे चप्पे पर फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री, वहां के फोर्स, बाकी तमाम बीएसएफ सब हैं, और उसके बाद ऐसी घटना को अंजाम तक पहुंचाया जाता है तो तकलीफ होती है, और उसमें भी निर्दोष मारे जाते हैं तो और भी तकलीफ होती है। लेकिन उसके बाद जो सोशल मीडिया के जरिए, जो मीडिया के जरिए या नेताओं के जरिए जो चीजें चल रही हैं, जो बयानबाजियां चल रही हैं, जिसमें हिंदू और मुसलमान के बीच खाई को बढ़ाने की कोशिश हो रही है, उसको क्या माना जाए। जरा आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास, आपके विचार इस पे बहुत गंभीर, और यह भी समझना चाहूंगा कि क्या इसके तार आने वाले इलेक्शन से जोड़े जा रहे हैं। अगर आप किसी आतंकवादी घटना को उसकी गंभीरता के साथ नहीं लेते हैं तो फिर आपकी अगली तैयारियां प्रभावित होती हैं। इस सरकार ने इस दौर में, इसके समय में हुई कोई भी घटना हो, कोई पुलवामा से लेकर के किसी भी घटना का उल्लेख कर लीजिए आप, जिसमें सरकार ने स्वीकार किया हो कि कोई उससे गलती हुई है या उसके जांच के तथ्य हमारे आपके सामने आया। इस घटना में 27 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, 40 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे पुलवामा में। आज तक क्या हम आप जान पाए हैं या देश के लोग जान पाए कि आखिर उस घटना में कौन लोग शामिल थे, किन की लापरवाहियां थी, कहां चूक हुई, आखिर वो आरडीएक्स आया कहां से,
जिस गाड़ी में उसको फिट किया गया था वो गाड़ी कहाँ से आई, किसकी थी, किस गैराज में उसका RDX का उपयोग किया गया, कोई एक 10-15 मिनट, एक घंटा, 1.5 घंटे की तैयारी तो थी नहीं, वो कहीं से चल करके आई, कुछ नहीं पता चला आज तक। और जब आप किसी घटना विशेष को लेकर के उसके मूल गंभीरता के तत्वों से हट करके अलग एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, तो इससे संदेह पैदा होता है कि आप क्या चाहते हैं चीजों से, कितना सुरक्षा दे पाएंगे आप। सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? सरकार के ऊपर। और सुरक्षा में चूक हुई तो कौन जिम्मेदार है? सरकार। ये तो सरकार सवाल सीधे सीधे पूछा जाएगा। और ये भी सवाल पूछा जाएगा कि इसी महीने में जब श्रीनगर में एक सुरक्षा संबंधी बैठक हुई, मीडिया में रिपोर्ट्स आई कि उसमें मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। क्यों नहीं शामिल हुए? एक चुनी सरकार के मुख्यमंत्री को आप क्यों नहीं शामिल करेंगे? पिछले फरवरी के महीने में एक सुरक्षा को लेकर के, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर के एक बैठक हुई जिसमें गृह मंत्री उपस्थित थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार में उपस्थित थे, उसमें भी मुख्यमंत्री मौजूद नहीं थे, उनको नहीं शामिल किया गया। उसके पहले विकास संबंधी कार्यों की समीक्षा के लिए जो बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री मौजूद थे। तो आखिर अगर आप एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को अपनी बैठकों में शामिल नहीं करेंगे तो क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संभव है कि आप ये उम्मीद करते हैं और ये कहते हैं कि वो स्थानीय लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है, तो स्थानीय चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री तो रखिए। अगर हर कुछ स्थानीय लोगों के ही बूते आपको करना है तो संस्थाएं किस बात के लिए? इतनी बड़ी संख्या में उस पूरे राज्य में आपने लोगों को तैनात कर रखा है, ठीक है, आवश्यकता है उसकी है, हम उस तैनाती को के ऊपर मैं सवाल नहीं उठाता, लेकिन जो तैनातियां हैं उन तैनातियों के परिणाम तो सामने आने चाहिए। और अगर आप अपनी विफलताओं को स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा? हाल के दिनों में हम सबने पढ़ा है कि डोडा और कठुआ जैसे इलाके में जहां कभी भी आतंकवादी घटनाएं नहीं होती थी, शकील जी और बेहतर तरीके से बता सकते हैं, उनमें आतंकवादियों के साथ सुरक्षा कर्मियों के मुठभेड़ हुई। उसमें यह कहा गया कि कुछ सुरक्षाकर्मी भाग निकले, तो गए कहां? अगर वो भाग निकले तो कहां गए? ये बताने की जिम्मेदारी तो सुरक्षा कर्मियों की है, सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए लोगों की है जी। और भाग के अगर वो आप उनकी तलाश में लगे रहे तो फिर उसका परिणाम क्या सामने आया? पहलगाम में भी गया हूं, आप भी तमाम लोग सभी लोग गए होंगे, एक सुरक्षित इलाका माना जाता है, वहां सुरक्षा का बहुत बड़ा बेस हमने कभी नहीं देखा है। यह माना जाता रहा कि बहुत सुरक्षित इलाका है, वहां कुछ इस तरह घटनाएं नहीं हो सकती, आसपास जंगल जरूर हैं लेकिन वहां आतंकवादी घटनाएं कभी होती नहीं रही। वहां अगर आप ये बात हो रही है कि ये आतंकवादी या दहशतगर्द अपने तरीके बदल रहे हैं, तो उस जगह पर भी अगर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो क्या वह सॉफ्ट टारगेट नहीं हो सकता आतंकवादियों का? ये सोचने का विषय किसका है? और वह सुरक्षा की व्यवस्था करना किसकी जिम्मेदारी है? आज अगर आप इस नैरेटिव को ले जाना चाहेंगे कि उन्होंने धर्म पूछ करके गोली मारी, जाति पूछ के गोली नहीं मारी, ये कोई बात करने का ढंग है? आप इस विषय की गंभीरता को बरकरार रखना चाहते हैं और यह हम और आप नहीं पूछ रहे, कोई किसी ऐसा कोई व्यक्ति सवाल पैदा करता। भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल हैंडल है उसमें बात कही गई है, बीजेपी चंडीगढ़ या बीजेपी छत्तीसगढ़, किसने इसको और बाकायदे उस पर आपने कार्टून बना दिया? किसने? अगर हो सकता है, और अगर आप इन्हीं पर सवाल पैदा कर रहे हैं तो जो एक वहां का अनंतनाग का एक मुस्लिम व्यक्ति जो आतंकवादियों से भिड़ गया, जिसकी जान चली गई, वो तो हिंदू नहीं था, उसको भी आतंकवादियों ने मार दिया। आज जो श्रीनगर में और घाटी के इलाके के विभिन्न अस्पतालों में स्थानीय लोग घायल लोगों के सुरक्षा के उपचार के लिए रक्तदान कर रहे हैं, वो तो सभी के हिंदू नहीं है, लगभग सभी मुसलमान हैं। तो यह हिंदू मुसलमान की जो राजनीति हो रही है, यानी कि आप विषय को, इस घटना की गंभीरता को कम करना चाहते हैं। और यह इस सरकार ने, सबसे दुखद पक्ष है, इस सरकार ने किसी घटना को स्वीकार नहीं, हमेशा डिनायल मोड में रही है। किसी घटना का आप नहीं मान सकते इसमें कहा गया हो कि ये चूक हुई है और इस चूक के लिए हम ये उपाय कर रहे हैं, ये नए नए कदम उठाए जा रहे हैं जिससे सुरक्षा का माहौल बेहतर होगा। जम्मू कश्मीर में हमेशा कहा गया, सरकार की तरफ से दावा किया गया कि कितने प्रतिशत घटनाओं में कमी आई है, सुरक्षा कर्मियों पर हम लोग घटनाओं में कमी आई, नागरिकों के ऊपर हमले घटनाओं में कमी आई, घुसपैठ की घटनाओं में कमी है। ये बात कही गई संसद के फ्लोर पर, बाकायदा जवाब दिया गया है गृह मंत्री जी की ओर से।
और अगर इतनी घटनाओं में कमी आ गई तो यह घटना कैसे हो गई? यह सूचना देने वाले कौन लोग हैं? इसकी जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। और अगर आप जिम्मेदारी तय नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से है कि फिर आप किसी दहशतगर्द घटना को रोकने के लिए आप तैयार नहीं है। ये सामान्य घटना नहीं है, या किसी संप्रदाय के ऊपर हमला नहीं है, ये आम भारतीय नागरिक के ऊपर हमला है, भारत की अस्मिता के ऊपर हमला है, भारत की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर हमला है। इसको इस रूप में आपको लेना पड़ेगा। और आप निशिकांत दुबे से क्या उम्मीद करते हैं? वो तो पूर्ववर्ती मुख्य निर्वाचन आयोग को भी मुस्लिम निर्वाचन आयोग कहते हैं। क्या कर लेंगे आप उनका? वो आप जो 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 सीखे पढ़े हैं अपनी बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये आम जनता की आवाज नहीं है। आम व्यक्ति अभी भी इस घटना को लेकर गंभीर है। और इस घटना, आप सोचिए कि सर्वदलीय बैठक बुला दिया जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने, सत्तारूढ़ दल केंद्र सरकार बैठ के उसमें केंद्र सर्वदलीय बैठक बुलाने की कोई चर्चा नहीं। आप सभी दलों के विश्वास में क्यों नहीं लेंगे? सबकी बात क्यों नहीं करेंगे आप? हर पक्ष की कौन सी बात, कौन लोग किसके पास कौन सा इनपुट है, कैसे आप, और आपको अगर आप देश को विश्वास में लेना चाहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि राजनीतिक दल आम लोगों के प्रतिनिधि हैं। आप उनसे अगर आप उनसे चर्चा नहीं करना चाहते, कोई साफ कोई नहीं है, तो सवाल तो पैदा होंगे। निश्चित रूप से इस घटना के ऊपर राजनीति अगर जो कोई भी करने का प्रयास कर रहा है वो लोग तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन सरकार के ऊपर जवाबदेही तय होनी चाहिए कि कौन से लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, किनकी लापरवाही से यह घटना घटी है और इसमें किस तरह की चूक हुई। आपने बात कही इस्तीफे की, इस सरकार में किसका इस्तीफा हुआ है राजीव जी? किसी घटना के लिए किसी का इस्तीफा हुआ है क्या? कोई जिम्मेदारी नहीं, कभी कोई जिम्मेदारी नहीं हुई। कोई रेल दुर्घटना हुई हो तब किसी की जिम्मेदारी हुई हो, कोई बड़ी दुर्घटना हुई हो तब किसी की जिम्मेदारी हुई हो, चिकित्सकीय लापरवाहियों में कोई दुर्घटना हो गई हो उसके लिए कोई किसी ने जिम्मेदारी स्वीकार की हो। किसी घटना के लिए कोई प्राकृतिक आपदा में लोगों को राहत कर पहुंचाने में कोई लापरवाही हो उसकी जिम्मेदारी किसी ने ली हो, कभी भी सरकार ने कोई गलती स्वीकार ही नहीं किया। और आप याद कीजिए राजनाथ सिंह जी ने क्या जवाब दिया था कि वो सरकार नहीं है कि जो हर बात पे इस्तीफा दे दे, वहां के इसका मंत्री इस्तीफा दे दे। ये तो उन्होंने खुलेआम बात कही है। तो इस्तीफे की बात करना बेमानी है। इस सरकार को, यह सरकार नैतिक रूप से स्वीकार करे कि इससे गलतियां हुई हैं। गलतियां तो हुई हैं, इससे आप कोई इनकार नहीं कर सकता। और अगर गलतियां नहीं होती तो इस तरह की बड़ी घटना सामने नहीं आई होती। और जो लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे बाहर से अगर घुसपैठिए हैं तो घुसपैठ के लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर नहीं सवाल पैदा होगा। यह बात केवल इस बात पे इस सहारे छोड़ दी जाएगी कि स्थानीय स्तर पे कोई ना कोई उनका सहयोगी था। स्थानीय स्तर पे तो बिना सहयोग के कोई आतंकवादी कोई घटना को अंजाम नहीं दे सकता। उसके पास कितने भी उपकरण हो, कुछ भी वह तकनीकी तौर पर कितना भी सक्षम हो, स्थानीय सहयोग तो मिलता ही मिलता है। लेकिन स्थानीय सहयोग देने वाला पूरा का पूरा समाज थोड़े है, गिनती भर लोग होते हैं। और हर समाज में ऐसे लोग हैं जो अराजक तत्वों को, अपराधियों को संरक्षण देते हैं। उनकी पहचान करना सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है। आप उनकी पहचान कीजिए। कौन मना कर रहा है आपको, और किसने अब तक मना किया? दावा तो किया ही जा रहा था कि नहीं सब कुछ जम्मू कश्मीर में बेहतर हो गया है। आज सब कुछ केंद्र सरकार के हाथ में है जम्मू कश्मीर में। आपको जो कार्रवाई करना हो कीजिए। कार्रवाई करते तो दिखाई तो पड़ी। आप बयानबाजी मात्र दे करके आप इस तरह की घटनाओं को नहीं रोक सकते। निश्चित रूप से घटना गंभीर है और इस घटना पर राजनीति करने की या राजनीतिक लाभ लेने की कोई भी कोशिश, उसकी निंदा की जानी चाहिए। आवश्यकता इस बात की है लोगों में सुरक्षा के भाव पैदा हो और इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान हो और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, आप कैसे देखते हैं इस घटना और घटना के बाद की जो सियासत चल रही है उसको? राजीव जी, एक तो घटना बहुत निंदनीय है, अफसोसनाक है, और लेकिन घटना के बाद जिस तरीके की राजनीति हो रही है वो मुझे लगता है कि बहुत घटियापन की राजनीति की जा रही है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हर बार जो है वो खुद से मुकाबला करती है कि घटियापन की राजनीति करने में वो कितना नीचे जा सकती है। उसका मुकाबला खुद से ही रहता है, उसकी टक्कर पे कोई आ ही नहीं सकता। हर बार अपना रिकॉर्ड जो है वो इस मामले में तोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और हर बार अपना पिछला रिकॉर्ड जो तोड़ती हुई दिखाई पड़ती है।
बहुत सारे मसले राजीव जी आए हैं जिस पर बात हो सकती है। अब जैसे सवाल उठ रहा है कि साहब प्रधानमंत्री जो थे वो राष्ट्रपति से मिल के आए, मिलने के बाद सोशल मीडिया पे लोग ये चर्चा कर रहे हैं राजीव जी, हमारी चर्चा नहीं है, सोशल मीडिया पे आम लोग जो है वो ये चर्चा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति से मिल के आए प्रधानमंत्री, उसके बाद उनका जम्मू कश्मीर का दौरा रद्द हो गया। अब भले ही वो किसी कारणों से हुआ हो, लेकिन अब लोग मिला रहे डॉट से डॉट, चल रहा है देश के अंदर। तो अब अगर आपकी तरफ से इस तरह की चीजें की जाएंगी और इस तरह की, और इसमें मीडिया का रोल बहुत ज्यादा खराब है। मतलब अगर कहा जाए राजीव जी की मीडिया जो बिल्कुल देश का शत्रु हो गया, तो इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। ये तथाकथित मीडिया है मुख्यधारा का, ये देश का सबसे बड़ा शत्रु हो गया है। टुकड़े टुकड़े गैंग असली बीजेपी के बाद शायद यही हो गया है मीडिया। और जिस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं, जो यहाँ के एंकर एंकरानियां सब गए हुए वहाँ कश्मीर में, वो जाकर वहां से जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो देखिए कितनी खतरनाक है। मतलब देश को बांटने वाली है हर तरीके से। एक ऐसा समय जब देश के सामने एक बड़ी चुनौती है, पूरे देश को ये दिखाना चाहिए कि हम एकजुट हैं, यानी कश्मीर से आवाजें आ रही हैं कि हम एकजुट हैं, और यहाँ से जो मीडिया जा रहा है वो बता रहा है कि देश बटा हुआ है। इस तरीके की चीजें आ रही हैं। पाकिस्तान को अगर आपको कोई संदेश देना है तो पाकिस्तान को जवाब तभी दे पाएंगे ना जब यहाँ से ये संदेश जाए कि इस घटना के बाद भी देश एकजुट है, तुम्हारा एजेंडा विफल हुआ है। लेकिन हमारा मीडिया बता रहा है कि नहीं, पाकिस्तान का एजेंडा सफल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि पाकिस्तान का एजेंडा सफल हुआ है, देश वाकई में बचा हुआ है। और राजीव जी, इससे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी का सांसद जो है वो खुलेआम कहे कि देश के अंदर गृहयुद्ध चल रहे हैं, तो क्या इसको, इस सांसद को पहले से जानकारी थी ऐसा कुछ होने वाला है? अगर भारतीय जनता पार्टी जो आज कर रही है या जो मीडिया जो आज कर रहा है, तो वो तो गृहयुद्ध की तरफ इशारा कर रहा है कि देश बटा हुआ, ये बताने की कोशिश की जा रही है। तो क्या हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद को ये पहले से मालूम था ऐसा कुछ होने वाला है? तमाम बातें हैं जिस पर जांच होनी चाहिए, जिस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि कम से कम अब मोदी जी को बहैसियत एक प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों के काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करना बंद करना चाहिए। 11 साल आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ही तौर पर काम किया है, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर आपने काम किया ही नहीं है। कम से कम अब आपका आखिरी समय है इस राजनीति में, कहा जा सकता है। इस चुनाव के बाद पता नहीं आप प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, 17 सितंबर को आरएसएस आपको रिटायर कर देगा या क्या कर देगा, लेकिन कम से कम जो भी समय आपको मिला है भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उस देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए प्रधानमंत्री को कम से कम काम करना चाहिए। और ये ट्रोल आदमी जो 2-2 रुपए वाले छोड़े हुए हैं, इनकी थोड़ी लगाम कसिए कि जब देश के सामने कोई संकट हो उस समय कम से कम 2 रुपये की बजाय इनको आप 4 रुपया दे दीजिए, मगर इनको खामोश रहने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा डॉक्टर साहब आपके पास फिर से आना चाहता हूं और जरा समझना चाहता हूं कि एक जो दावा 370 हटाने के बाद दावा किया गया, नोटबंदी के बाद दावा किया गया, आतंकवाद का सफाया, उसके बाद नोटबंदी के बाद जो कुछ हुआ वो हम लोगों ने उन दावों को खूब देखा। ये जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उनकी खुद की जो बातें हैं, उनके जो दावे हैं, उसमें कितना दम दिखाई देता। बात सिर्फ कश्मीर की नहीं है, बात सिर्फ आतंकवाद की नहीं है, लेकिन बहुत सारे 2014 के चुनाव से लेकर अभी तक या इस देश में ये एक गंभीर समस्या हो चली है और उस पर हम लोगों को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि एक पूरी की पूरी पीढ़ी और उसको उस ढंग से इनहेल कराया जा रहा है, ऐसी घुट्टियां दी जा रही हैं जिसमें यही बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कह दिया वही सही है। आपने कह दिया कि अभी दिन है तो दिन है, आपने कह दिया रात है तो रात है। ये क्या सही दिशा है इस लोकतंत्र के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए? है, लेकिन जो फांसीवादी विचार होता है वो इसी तरह काम करता है। अपने झूठ से, अपनी नफरत से ऐसे नैरेटिव गढ़ता है कि समाज का जो थोड़ा सा कम सोचने समझने वाला तबका है वो उसके प्रभाव में आ जाता है। यद्यपि हमारे देश में विडंबना ये है, वो जर्मनी में भी थी विडंबना, कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इसकी गिरफ्त में पूरी तरह आ चुके हैं। आने वाला कल कितना भयावह होगा इसकी कल्पना उन्हें अभी नहीं है। अब आज के कल से अब तक के घटनाक्रम पर लौट आए। आमतौर पर यह दावा किया जाता रहा, संसद में गृह मंत्री ने कहा, खुद प्रधानमंत्री ने दावा किया, पार्टी के बड़े से बड़े पदाधिकारी से लेकर पन्ना प्रमुख तक मजबूत सरकार का दावा करते हैं। संसद में खड़े होकर गृह मंत्री कहते हैं कि आतंकवाद की घटनाएं कम हो गई, जबकि राजीव जी संयोग ये है, हम 2014 के पहले की भी बात कर लें, अटल बिहारी वाजपेयी के समय कंधार की याद कर लीजिए, करगिल युद्ध याद कर लीजिए, बहुत लंबी फहरिस्त है, हमारा 5-7 मिनट उसी में निकल जाएगा जी।
देश के इतिहास में जितनी बड़ी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं जी, वे सब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए। 2-4 याद दिला देते, कंधार, अक्षरधाम, रघुनाथ मंदिर, करगिल, संसद पे हमला, अमरनाथ यात्रियों पर हमला, पठानकोट, उड़ी, पुलवामा, बाकी छोटी मोटी घटनाएं जो हर दिन हमारे जवान वहां शहीद हो रहे हैं, हर महीने 2-4-5 घटनाएं होती, वो सब सरकार की नाकामी है, विफलता है। सवाल तो पूछना पड़ेगा हमसे। दूसरी बात, सवाल पूछना पड़ेगा, ये कहते ही हम लोग खुद सवालों के घेरे में आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम सरकार से सवाल पूछकर कुछ गलत कर रहे हैं। मैं एक पोस्टर दिखाना चाहता हूं, अगर हमारी टीम अगर दिखा दे। मुंबई हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा वीक गवर्नमेंट, कमजोर सरकार, इसका एक कैंपेन शुरू किया था। आप सब सीनियर लोग हैं, आप सबको याद होगा। उन पोस्टर्स में बाकायदा फिर नीचे लिखा था वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। कैरेवन मैगजीन ने उस पर लंबा एक पड़ताल करके सारी डेट वाइज कि मुंबई हमले के बाद कब कब बीजेपी ने किन किन तारीखों में वो पोस्टर जारी किए और उसके बाद चुनाव में किस तरह उसे भुनाया गया। जिस वक्त मुंबई पर हमला चल रहा था जी, वो मुंबई पर हमला आतंकवादी घटना नहीं थी, उससे बहुत बड़ी बात थी। वो देश की अस्मिता पर हमला था, वो देश के खिलाफ युद्ध था। और जब हमारी सेनाएं, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारी सारे सुरक्षा बल, सरकार युद्धरत थे मुंबई में, तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र बल्द दामोदर दास मोदी गेटवे ऑफ इंडिया के पास आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तब वे सवाल पूछ रहे थे कि हमारे तटरक्षक बल की नौकाएं कैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों के पास पहुंच जाती। गुजरात के मुख्यमंत्री तब कहा करते थे कि समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में। तो आज उस दिल्ली से सवाल तो पूछना पड़ेगा सर। और एक अंतिम बात, अभी आप सब लोगों ने आतंकवादियों के घुसपैठ की बात कही, सीमा पर जो सुरक्षा है उसमें कहीं चूक है, कहीं झोल है। मैं इसको दूसरे सवाल के रूप में लेना चाहता हूं जी। राजीव जी, पिछले 10 साल में लगभग हर बड़े चुनाव से पहले या राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा किसी न किसी आम सभा में यह बयान देते हैं कि इतनी संख्या में आतंकवादी घुस आए हैं। वो कटिंग हम अभी दिखा सकते हैं स्क्रीन पर, हमारे दर्शक चाहें तो गूगल कर लें। जेपी नड्डा का बयान बंगाल चुनाव से पहले, उन्होंने संख्या बताई थी 200 आतंकवादी घुस आए। पिछले बिहार चुनाव से पहले 150 आतंकवादी घुस आए। मैं हर बार ये पूछता था कि ये टूर प्लान जेपी नड्डा को भेजते हैं आतंकवादी क्या, कि हम फला फला पॉइंट से घुसे हैं, हम लोग इतनी संख्या में हैं, अभी खाने के लिए इतना सामान लेकर आए, बाकी लिट्टी चोखा की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी या जेपी नड्डा जी कृपा करके कर दें और चुनाव के बाद हम लौट जाएंगे। ये सारे बयान ये साबित करते हैं कि आतंकवाद को लेकर, आतंकवादियों की घुसपैठ को लेकर किस तरह मूर्खतापूर्ण बयान दिए जाते रहे। जिस देश की सरकार, जिस पार्टी की देश में सरकार है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से पहले कहता है कि इतनी संख्या में, निर्धारित संख्या बताता है। तो अब जब हमले होते हैं तब वो टूर प्रोग्राम नहीं मालूम पड़ता बीजेपी के अध्यक्ष को, तब सरकार को संख्या नहीं मालूम पड़ती, तब उनको सीमा में घुसने से पहले नहीं रोक पाते। कश्मीर के चुनाव में राजीव जी अभी सेना के बड़े अधिकारियों से बयान दिलवाए गए थे कि इतने इतने आतंकवादियों की घुसपैठ हो गई। आपको सब कुछ पता रहता है और फिर घटनाएं हो जाती। प्रशांत जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। इतनी सारी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी हमारी तो तमाम देशों की होती है। हम तो पाकिस्तान में जाकर जासूसी कर रहे हैं, हम कनाडा में जाकर, अमेरिका में जाकर खालिस्तानियों को मारने का प्लान कर रहे हैं, मरवाने का दावा कर रहे हैं। पार्टी के समर्थक दावा करते हैं हम तो कनाडा में जाकर मार दिया उसको, खालिस्तानी को। अपने देश में बेकसूर हिंदुस्तानी मारे जा रहे हैं, उन्हें मारने से रोक कर आतंकवादियों को घुसने से न रोक पा रहे न मार पा रहे जी। तो ये नाकामी तो है ना राजीव जी। बिल्कुल। फिर भी मैं फिर कह रहा हूं, हम सब लोग एक स्वर में कह रहे हैं
इसके लिए जो करना हो कीजिए। अगर कश्मीर के भीतर भी घुसपैठिए हैं, कुछ घर के भेदिए हैं, तो उनको भी उनकी मांद में, उनके बिलों में जाकर पकड़कर लाइए और टांग दीजिए जहां टांगना हो। सीमा पार चले जाइए। अभी तो योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह दावा कर रहे थे 6 महीने के अंदर पीओके भारत में शामिल हो जाएगा। हम तो सोच रहे थे भारत सरकार नक्शा छपवाने वाली होगी नए भारत के भूभाग का, और यहां तो घुसपैठ करके हमारे देश में हमारे सीने पर चढ़कर हमारे भाई बहनों की हत्या करके चले गए। शर्मनाक घटना है, और सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो 2 कदम आगे जाकर जो करना हो प्रोएक्टिव होकर करें। देश उनके साथ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल शकील जी। लेकिन कुछ कुछ चीजें, जैसे गृह मंत्री गए, रेड कारपेट बिछाया गया, कुछ बातें चल रही हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। पैरेलली यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जेडी वेंस का स्वागत करने आगरा पहुंच गए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी तरफ भी ध्यान जाना चाहिए। ये देखिए, आप ये विजुअल देखिए, ध्यान जाना चाहिए। इसलिए क्योंकि ठीक है, प्रोटोकॉल अपनी जगह पे है, लेकिन जो घटना है, ये घटना रेड कारपेट बिछाने वाली घटना नहीं हो सकती। ये जब कोई इंसान रोता है तो वो दिल से रोता है, दुख दर्द। ये देखिए, ये कितने ताबूत हैं, गिन लीजिए। लेकिन अभी तक मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, सरकार से कोई आंकड़ा दिया गया है क्या अभी तक? अगर आधिकारिक आंकड़ा आ गया हो तो मेरे पास जानकारी नहीं है, आपके पास हो तो जरूर बताइए। मैं गिन रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, उधर 8 तो पहले क्रम में विजुअल्स वीडियो में 8 ताबूत दिखाई दे रहे हैं। पीछे भी पैरेलली उतना ही होगा, 26 27 28। हम लोगों ने कल रात को न्यूज पॉइंट में 27 की बात की थी कि 27 लोगों की मौत हो चुकी है इस आतंकी हमले में, और उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। लेकिन क्या सरकार नहीं बता सकती? जैसे आप याद कीजिए, महाकुंभ में कितने लोग मारे गए, 24 घंटे के बाद बताया जा रहा है कि 30 लोग मारे गए, 30 लोगों उसमें अकाल मृत्यु हो गई महाकुंभ की भगदड़ में। आखिर एक ये नया ट्रेंड क्या चल रहा है? क्यों सरकार ने अभी तक मुआवजे की घोषणा की क्या केंद्र सरकार ने इस मसले पे? ये जो लोग गए हैं उन पे सवाल कई ऐसे उठते हैं, आखिर कौन जवाब देगा? आज ये सवाल, सरकार से सवाल पूछने का, कई लोग हो सकता है कहेंगे कि आप लोग कर क्या रहे हो, आप लोग यहां पर ऐसे समय में सवाल, लेकिन ना करें तो क्या करें? एक ट्रेंड बन गया है शकील जी, इसलिए ये सवाल यहां पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजीव जी। सबसे तकलीफदेह होता है ताबूत गिनना। इससे बड़ा दुखद दृश्य कोई हो नहीं सकता। और ये रेड कारपेट, गृह मंत्री को इसको हटवा देना चाहिए था। कपड़े बदलने के ऊपर कांग्रेस के गृह मंत्री का इस्तीफा हो जाता है, शिवराज पाटिल का जी, सिर्फ कपड़े बदलने के ऊपर। और 50 सवाल पूछे थे मीडिया ने, और आज तक उस बात को लेके मजाक उड़ाया जाता है। सवाल पूछे जाते हैं कि बम्बे में जब आतंकवादी हमला हो रहा था तो ये कपड़े बदल रहे थे, लेकिन रेड कारपेट के ऊपर एक सवाल नहीं। देखिए समस्या क्या है कि ये लोग जो है जितना ज्यादा बोलते हैं, करते उतना कम है। सबसे मूल बात ये है, आपको याद होगा आज इतनी बड़ी घटना है लेकिन बातें तो सब हैं और याद आती हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा था कि सेना के जवानों से ज्यादा साहसी हमारे व्यापारी हैं। क्या मॉरल रहेगा सेना का? ये प्रधानमंत्री मोदी का बयान था। और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने क्या कहा था कि जितनी जल्दी सेना तैयार नहीं हो सकती, उससे जल्दी हमारे स्वयंसेवक तैयार हो जाएंगे। बताइए आप। देखिए, सेना की, सुरक्षा बलों की कहीं गलती नहीं है, इंटेलिजेंस की कहीं गलती नहीं है। उनका काम है रिपोर्ट देना, लेकिन उनकी रिपोर्ट पे कोई ध्यान ना दे वो कुछ नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की सारी व्यवस्थाएं, सारे सिस्टम बहुत मजबूत हैं। हमने बहुत नजदीक से देखा इन सारे सिस्टमों को काम करते हुए। सरकारें आती हैं, चली जाती है, प्रधानमंत्री आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी यह है कि वो कुछ कर नहीं सकते। वो
आप देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार जो बोलते हैं उसका क्या मतलब होता है। अभी बताया हमने कि सेना के जवान से ज्यादा साहसी व्यापारी। चीन का मामला आया था तो क्या बोले थे, न कोई घुसा है न कोई है। 20 जवान शहीद हो गए थे। जब पुलवामा हुआ 40 जवान शहीद हुए, गवर्नर से कहा चुप रहो मत बोलो जी। सतपाल मलिक ने बोला, गवर्नर थे वहां पे, चुप रहो मत बोलो। मणिपुर में मौन है। देखिए ये जो है समझते नहीं है कि जरूरत से ज्यादा राजनीति कितना नुकसान करती है। पाकिस्तान ने यही किया, कश्मीर पे राजनीति कर करके उसने खुद को खत्म कर लिया। भारत के किसी प्रधानमंत्री ने कश्मीर पे राजनीति नहीं की। उसने कश्मीर को भारत के साथ मजबूती से जोड़ा, और न केवल कश्मीर को, पंजाब को जोड़ा, मणिपुर को जोड़ा, असम को जोड़ा, तमिलनाडु को जोड़ा। सीमावर्ती जितने भी राज्य हैं उनको जोड़ने का काम होता है सरकार का, प्रधानमंत्री का, उनकी विल पावर का। पाकिस्तान ने ठीक इसके उल्टा किया, लेकिन उससे हम सबक नहीं ले रहे। आज की स्थिति यह है कि इतने लोग मर गए, और जो आपके सवाल है उनके जवाब हमारे पास भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि कोई संख्या सरकार ने नहीं बताई कि कितने लोग मारे गए हैं, कितनों को मुआवजा दिया गया है, और सुरक्षा के उपाय क्या किए गए हैं। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जा रही है कि नहीं बुलाई जा रही, विपक्ष को विश्वास में लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा। सिर्फ एक काम हो रहा है कि भक्तों को खुला छोड़ दिया गया है, और मीडिया के जरिए लगातार नई नई अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मीडिया का काम था, जो मेन स्ट्रीम मीडिया होती है, वक्त सही सामने पेश करना, लेकिन मीडिया चीजों को भड़का रहा है जी। देखिए पाकिस्तान का गेम है हिंदू मुसलमान करना, और अगर आप उस गेम में फंस गए तो कौन जीता? सवाल खराब है, कौन जीत रहा है? पाकिस्तान जो है वो खुद फेल्योर स्टेट कहलाता है, फेल स्टेट कहलाता है, बर्बाद हो रहा है लगातार। कारण वो जो हमने बताया कि गलत इश्यूज पे उलझता है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था जब मुख्यमंत्री बने थे 1996 में कि उसको 3 ए चलाते हैं। एक है अल्लाह जी, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है आर्मी। हमारे यहां पे देश चलता है जनता की इच्छाओं से, समझदारी से, नेहरू से लेके और अभी तक चलता रहा। देखिए अब जो स्थिति है, जो हमने बताया कि मोदी जी को इन सब से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ राजनीति से और वोटों से मतलब है कि वोट कैसे मिल जाएंगे। लेकिन वोट तो मिल जाएंगे, लेकिन कब तक मिलेंगे वोट? देश में आज जो स्थिति पैदा हो गई है वो कोई अच्छी स्थिति है? ये तनाव जो है इसका असर कश्मीर में पड़ता है। कश्मीर में आप देखिए कि जो गोदी मीडिया के एंकर गए हैं उनका किस तरह विरोध हो रहा है जी। आज भी वहां सेना का बहुत सम्मान है, इस बात को ये लोग नहीं समझते। पता नहीं इन लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम, आर्मी का जितना सम्मान है हर तरह से लोग सहयोग करते हैं उसको, लेकिन जब आर्मी के जनरलों से बयान दिलवाए जाएंगे, राजनीति की बातें करवाई जाएंगी, तो सम्मान बचा रहेगा? ये सवाल खुद राजनीति को अपने आप से करना चाहिए। आर्मी जैसी कोई संस्था नहीं है, भारत की आर्मी का बहुत सम्मान है, पूरी दुनिया में है, लेकिन उसको अगर आप राजनीति में डालोगे तो क्या होगा? सारी संस्थाएं आपने तबाह कर दी। जो सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगा रहे हैं निशिकांत दुबे और दूसरे लोग क्यों लगा रहे हैं? अभी एक एंकर जो है गोदी मीडिया के, वो सारा दोष सुप्रीम कोर्ट में मान रहे हैं इस घटना का कि सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। बताइए आप अपना फेल्योर नहीं देख रहे, अपनी व्यवस्थाएं नहीं देख रहे, अपनी कमजोरियां नहीं देख रहे, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। इन सब से कश्मीर को कोई फायदा होने वाला नहीं है। देखिए कश्मीर जो है भारत का अटूट अंग है, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए आपको जो है मेहनत करना पड़ेगी, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। और बातों में भी आप जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, वो बहुत नुकसान पैदा करेगी। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे। और इस बीच खबर ये आ रही है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जा रहे हैं। बिहार के मधुबनी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, पंचायती राज सम्मेलन है, उस सभा को संबोधित करेंगे।
इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो प्रोटेस्ट करने का जो वो किया था, आह्वान किया था कल जो होना है, उसको उन्होंने अभी पोस्टपोन कर दिया है। तो एक तरफ जो पहले से कार्यक्रम था प्रोटेस्ट का सरकार के खिलाफ, वक्फ कानून के खिलाफ, उसको मुस्लिम लॉ बोर्ड ने उसको कैंसिल किया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत बढ़िया मौका है जब वो मधुबनी में जाकर जनसभा को संबोधित करेंगे, कश्मीर के लोगों को याद करेंगे, कश्मीर की घटना को याद करेंगे, शायद ज़रूर याद करें। ये आप लोग कल के उनके भाषण को देखेंगे तो याद आ ही जाए, मतलब इसकी सच्चाई समझ में आ जाएगी। लेकिन प्रशांत टंडन जी, बात यहाँ बहुत गंभीर बात हो रही है और जिसमें कश्मीर एक सॉफ्ट टारगेट है, ये हम लोग जानते हैं। और कश्मीर के ज़रिए देश की सियासत, आप याद कीजिए जब हम लोग गए थे चुनाव के वक्त कश्मीर में, जब विधानसभा का चुनाव था, 370 की बात वहाँ नहीं होती थी, लेकिन 370 की बात कश्मीर छोड़ के हर जगह होती है। कश्मीर में अटैक और कश्मीर में हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत, ये कश्मीरियों के अंदर नहीं दिखाई देता। अगर ये दिखता तो जम्मू और कश्मीर एक नहीं होते। हम लोग बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। इस बीच उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है श्रीनगर में कल। तो लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी काम करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। और इधर दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि ये पूरे घटनाक्रम को जिस ढंग से हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर, मैं अभी लिस्ट देख रहा था, हमारे संवाददाता सुरेश डुग्गर जम्मू में हैं, उन्होंने 50 ऐसे घटनाक्रम की लिस्ट भेजी है जिसमें 1993 से, बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे शकील जी, 1993 से 2006 तक की लिस्ट भेजी है, अभी आगे की लिस्ट नहीं भेजी है, जब हिंदुओं की हत्या हुई है। ये पहली घटना नहीं है, ये पहली घटना नहीं है कि पूछ कर मारा गया और यहां धर्म के नाम पर। अरे भाई, अगर पूछ के भी मारा गया है तो ये पहली घटना नहीं है। हम किसी भी ढंग से, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्या है ये मायने नहीं रखता, आप इंसान हैं, आपके अंदर जान है और आपको अगर पिन भी चुभाया जाएगा तो आपको उसके दर्द की अनुभूति होगी, आपको दर्द महसूस होगा। यहां तो गोलियां चलना, जान चले जाना, तड़पना, ये सारी चीजें हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन बातों को जो लोग सियासत कर रहे हैं, सियासी चश्मे से देख रहे हैं, उनको समझने की जरूरत है। इस गंभीर मसले को, जहां जब कश्मीर की बात आती है तो देश में दूसरे साइड में उसकी सियासत क्यों होने लगती है? प्रशांत जी, कितना फायदा मिलता है उससे, 370 हो या कुछ और? जी देखिए, अभी तो अब जाके सीसीएस की मीटिंग हो रही है आज जी। प्रधानमंत्री अब सीसीएस की मीटिंग कर रहे हैं। जब ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन पहले भी होनी चाहिए थी, जो सिलसिला कम दिखाई देता है। देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, इतने लोगों की जान चली गई और उसमें ये बात आ रही कि धर्म पूछ के मारा। किसने कहा? आतंकवादियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहाँ कर्नाटक में, कर्नाटक से गई हुई एक मुस्लिम परिवार भी मरा है, तो क्या उनका धर्म पूछने के बाद भी मार दिया उनको? जो घोड़े वाला है, जो आतंकवादियों से लड़ता हुआ मरा है, वो तो मुसलमान है। तो सवाल यह कि और आतंकवादी क्या करता है? आतंकवादी की मंशा क्या होती है? आतंकवादी की मंशा एक खास किस्म का अपने पक्ष में पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ना होता है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा ने लिया, जो पाकिस्तान बेस्ड है। तो क्या लश्कर तैयबा ये चाहता है कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चले, और कुछ लोग चला रहे हैं? तो आपने अगर अपना ब्यूरो चीफ जो है वो आतंकवादी को बना दिया है कि आतंकवादी तय करेगा कि आप क्या बात करेंगे, तो हम तो कम से कम इस बात को नहीं मानेंगे। हम तो उस बात पे रहेंगे कि देश की जनता को समझना चाहिए कि संवेदनशील सरकार कैसी होती है।
मैं यूपीए की सरकार को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। आतंकवादी हमला उनके समय भी हुआ, मुंबई का। हम उस वक्त एक चैनल में संपादक थे, हमने उस वक्त ये सब नहीं चलाया कुछ भी। फोकस रहे कि वो हमला क्या हो रहा है, कौन आतंकवादी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रहे हैं। जितना पब्लिक को जानना जरूरी है उतनी इंफॉर्मेशन हम दे रहे थे। बहुत सी इंफॉर्मेशन ये भी थी राजीव जी उस वक्त हमारे पास जो हमको राष्ट्र हित में नहीं देना चाहिए था जी, वो नहीं भी दी, क्योंकि हमको ये मालूम था कि हमारा टीवी चैनल पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है, जहां से इन आतंकवादियों को टेलीफोन से कनेक्टेड हैं जी। तो हम फिल्टर करके उसको दे रहे थे। तो मीडिया, एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया ऐसा होता है। और एक मीडिया ये है कि अब इनका जो गोदी मीडिया है इसको पाकिस्तान में देखा जा रहा है, और पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के वो लोग जो इन आतंकवादियों के हैंडलर्स हैं, वो कितना खुश हो रहे होंगे कि जो हम चाहते थे वो हो रहा है। तो जो पाकिस्तान के आतंकवादी चाहते थे वो ये मीडिया कर रहा है, वो ये पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस की चमड़ी मोटी होती है, उनको वोट चाहिए, उनको ध्रुवीकरण चाहिए, उनको नफरत की राजनीति से वोट लेने का चस्का लग गया, नशा है ये। लेकिन देश की जनता अगर गंभीर है, और ये 27 लोग जो मारे गए, जो लोग घायल हुए, उनके प्रति आप इतना सा भी अगर संवेदनशील हैं और इनके प्रति इंसाफ चाहते हैं तो जो लोग इस हमले में शामिल हैं और जिनकी लापरवाही है उनकी जवाबदेही तय करेंगे, तब इंसाफ मिलेगा, जब उनको सजा मिलेगी। तो ये हमारे देश की जनता को भी समझना चाहिए कि ऐसे गैर मामूली वक्त में, ऐसे इमरजेंसी के वक्त में, जब देश के में निर्दोष लोगों की जान गई है, हम बिहेव कैसे करें, हम सोशल मीडिया पर क्या लिखें, किसकी जवाबदेही मांगे। सरकार की जवाबदेही है, और सरकार में इन 3 बड़े लोगों का, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, अमित शाह और अजीत डोभाल, इनकी सीधे सीधे जवाबदेही बनती है कि आपके इतने बड़े बड़े वादे आप कैसे फेल हो गए, कैसे आपको पता नहीं चला, और अभी तक हम 24 घंटे से ऊपर हो गया, गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं इस बात के पक्षधर हूँ राजीव जी कि आतंकवादियों को जिंदा पकड़ा जाए जी। जिंदा पकड़ने पे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, आप पूछताछ करते हैं कि उनके पीछे कौन था, प्लानिंग कैसे की, कहाँ कहाँ रुके, किन लोकल लोगों ने आपकी मदद की। जब आप उसको मार देंगे तो वो इंफॉर्मेशन जो उनके हैंडलर्स है वो भी ये चाहते हैं कि इनको मार दिया जाए। कसाब को जीवित पकड़ा हमारे देश के फोर्सेस ने, तो कसाब के पास से तमाम सूचनाएं मिली। उन सूचना के आधार पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया। उसको अगर बम्बई की सड़कों पे मार देते इनकाउंटर में, तो पाकिस्तान ये क्लेम भी नहीं करता कि पाकिस्तानी है। ये फर्क होता है। तो बहुत ही विवेक और बुद्धि के साथ ऐसे समय में जो है सवाल पूछने चाहिए, सही सवाल पूछने चाहिए। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल। जरा सुनील जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूँगा। क्या लगता है ऐसी घटना एक लंबे अंतराल के बाद, वो भी निर्दोषों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां, और उसके बाद 28 लोगों की मौत, लेकिन जिम्मेदार कौन? अगर सीधा सवाल पूछा जाए कि जिम्मेदार कौन, क्या कहेंगे? सुरक्षा के लिए जिन लोगों के पास जिम्मेदारी है, इस असफलता के लिए जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। आपने सवाल पैदा किया गृह मंत्री के रेड कारपेट के ऊपर। मुझे आश्चर्य है कि आपने क्यों सवाल पैदा किया ये। आप पिछले साल मार्च में मोरबी घटना को याद कीजिए, जब एक पुल के टूट जाने से 34 लोगों की मृत्यु हो गई थी। जिस अस्पताल में प्रधानमंत्री को जाना था, उसकी बाकायदे रंगाई पुताई की गई, उसके बाद वहां गए थे। बाकायदे चूना उना के छिड़का हुआ था, तब वो गए थे।
उसी पार्टी के, उसी सरकार के गृह मंत्री है अमित शाह जी। उस हृदय विदारक घटना के लिए जब प्रधानमंत्री जी एक दिन के बाद शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे, तो बाकायदे वहां पे साफ सफाई का अभियान चलाया गया, उसको बाकायदे रंगाई पुताई की उस अस्पताल की। अगर गृह मंत्री जी रेड कारपेट पे चल रहे हैं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और अगर आप इस घटना के प्रति बहुत गंभीर हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप जिसकी बात आपने कही कि कल पूर्णिया में उनकी रैली है, मधुबनी में उनकी रैली, मधुबनी में जी, ये सवाल इसीलिए तरह तरह के सवाल पैदा होते हैं और यह सरकार सवालों को टालना चाहती है। अगर सवाल सरकार से नहीं पूछे जाएंगे तो किससे पूछे जाएंगे? सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? आज तो आप इसके लिए उमर अब्दुल्ला को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि सुरक्षा से उनको कोई लेना लादना नहीं है। आप सरकार ने उनको उस कैटेगरी में रखा है, सुरक्षा के विषय पर उनसे भी आप बातचीत नहीं करते। यह एक ऐसी घटना जिससे पूरी दुनिया हिल गई। दुनिया के किस महत्वपूर्ण नेता ने इस पर अपना शोक व्यक्त नहीं किया है या इस घटना की निंदा नहीं की है? और हम और आप वही खड़े हैं, हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं। अगर उनको हिंदुओं को मारना था तो दो विदेशी पर्यटक थे, क्यों उनको मार दिया? विदेशी पर्यटक तो हिंदू नहीं थे। अभी जी क्रिश्चियन को भी मारा राकेश जी, राकेश जी जी। तो आप ये सोचिए, इसके बाद एक प्रसाद जी ने भी बताया कर्नाटक का एक हिंदू परिवार मार दिया गया। इस नैरेटिव का कोई मतलब नहीं है। यह नैरेटिव केवल इसीलिए फैलाई जाती है, सरकार के समर्थक आमतौर पर इन बातों को करते हैं जिनको सरकार को जिम्मेदार ठहराने की कोशिशों को कमजोर करना होता है। लेकिन क्या आप इस आरोप से सरकार बच सकती है क्या? निश्चित रूप से कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप का यह दौर भी नहीं है। लेकिन आरोप लगाने का मतलब, सवाल पूछने का तो समय है ही है। अगर आप सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे सवाल पूछने जाएंगे? अगर घुसपैठ हुई है तो सरकार जिम्मेदार है, सुरक्षा की योजनाओं को तैयार करने में चूक हुई है तभी सरकार जिम्मेदार है, लोगों को सुरक्षा का आश्वासन देने के बावजूद पर्याप्त व्यवस्था न करने के लिए तभी सरकार जिम्मेदार है। तो सवाल इस बात का, और अगर आप इस बात का आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि कहां कौन से साफ टारगेट हो सकते हैं जहां आतंकवादी हमला कर देंगे, तभी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इस बिना पर इस बड़ी जिम्मेदारी को इस आधार पर तो थोड़ा डाला जा सकता है कि स्थानीय लोगों का सहयोग था। स्थानीय लोगों का सहयोग तो हर घटना में होता है। ये कोशिश, अगर स्थानीय लोगों का सहयोग था भी, होता भी है, तो आपने उन लोगों की पहचान क्यों नहीं कर ली? उनकी पहचान होनी चाहिए थी। तो इससे राजनीति करने की कोशिश या राजनीतिक रूप से इसको कमजोर करने की कोशिश यह कहीं से भी उचित नहीं है, बल्कि इसका विरोध होना चाहिए, इसकी निंदा होनी चाहिए। और सही है कि अगर आप इसी तरह से सांप्रदायिक आधार पर इस देश के नागरिकों को आमने सामने खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो आतंकवादियों के नैरेटिव में फंसेंगे आप। वही उनका मंसूबा है कि दोनों संप्रदायों के बीच में तनाव की स्थिति हो, एक हिंसक वातावरण बन जाए, एक दूसरे के प्रति संदेह की स्थितियां बन जाए। अगर आप न तो आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पा रहे हैं, बल्कि आतंकवादियों का जो एजेंडा है उसमें आप फंसते चले जा रहे हैं। ये शुद्ध रूप से यह भारतीय नागरिकों की हत्या है, भारत में हमला है, भारत की सुरक्षा व्यवस्था पे हमला है, भारत की अस्मिता के ऊपर हमला है। उन लोगों की पहचान की जानी चाहिए और सरकार को देश को आश्वासन देना चाहिए, और एक केवल कोरे आश्वासन नहीं, सरकार करती हुई दिखेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कश्मीर की घटना, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। लेकिन सरकार को सोचना होगा और जो जिम्मेदार हैं उनको सोचना होगा कि आखिर 28 लोगों की जान क्या वो बचा नहीं सकते थे? क्या जान बच नहीं सकती थी? ज़रा सोचिए। और ऐसे अलग अलग आयोजनों में ऐसी घटनाएं जो होती रहीं, अभी से पहले कुंभ में, और सबसे दुखद बात ये कि अब सरकार आंकड़े छिपाने लगी है। ये सबसे ज़्यादा दुखद है और इस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। उन लोगों को और ख़ासकर विपक्षी दलों को कुछ ऐसी चीज़ों को पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक नया परिवर्तन यहाँ देखा जा रहा है। ये बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है कि अगर कोई इंसान मर गया तो आप उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करते हैं कि वो इस घटना में मरा है। उसके बाद उसको सर्टिफिकेट लेना होता है, मृत्यु प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं। कहाँ से लेगा वो?
कई लोग भटकते हैं। मुझे पता है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि कितनी मुसीबत, कितनी मुश्किलों का सामना करना होता है अगर आपको किसी के मौत का सर्टिफिकेट लेना हो तो। और जब सरकार ही नहीं आंकड़ा बताएगी तो सर्टिफिकेट कौन देगा? इसलिए घटना दुखदाई है, इसकी निंदा की जानी चाहिए, लेकिन साथ साथ सरकार को भी अब ज़रा चेतना चाहिए और उसके अंदर से भी उसको वो चेतन आना चाहिए कि आखिर कर क्या रहे हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया शकील अख्तर जी, सुनील शुक्ला जी, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम साथियों, बहुत दुख पहुंचता है, दुख होता है जब ऐसी बातों पर, ऐसी खबरों पे हम चर्चा करते हैं। 1.5 घंटे से चर्चा कर रहे हैं। कश्मीर की घटना बहुत दुखदाई है। एक बार नहीं, पिछले दिनों आप लोगों ने देखा, कई बार कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से आप लोगों ने रिपोर्ट्स देखी, पर्सनली हम लोग गए। बहुत अच्छा लगता है कश्मीर की वादियों में घूमना, जाना, अलग अलग मौसम में जाना, लेकिन जब ऐसी घटना घटती है जिसमें निर्दोष मारे जाते हैं तो दहल उठता है पूरा का पूरा जो शरीर है, दिल है, सब, मन मस्तिष्क आपका पूरा हर तरफ से ऐसा लगता है कि कहीं पूरा एक ढंग से बहुत गहरी चोट मारी गई।